हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एचटेट पीजीटी बायोलॉजी 2023 वाला पेपर सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने 2024 वाला पेपर सोल्व कर लिया है और वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। एचटेट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पे। और अगर आप पीडीएफ से रिवाइज़ करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी। और अगर आप KVS, DSSB, NVS एंड EMRS की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, जो एचटेट पीजीटी बायोलॉजी होता है ना लेवल 3, उसमें 90 से 150 तक अपना सब्जेक्ट का आता है, बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है यानी 91 वाला। तो इसमें पूछ रखा है हिटेरोसिस्ट आर द सेल्स प्रेजेंट इन। हिटेरोसिस्ट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। पहला है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दूसरा है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, थर्ड है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया एंड फोर्थ है हिटोट्रोफिक बैक्टीरिया। जब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ तो आप अपना आंसर सोच सकते हैं और बाद में उसको मैच कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की फर्स्ट एंड सेकंड आपका जो आंसर दिया गया है, क्योंकि जो हिटेरोसिस्ट होते हैं ना वो साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। जो फिलामेंटस फॉर्म होती है ना साइनोबैक्टीरिया की, उनके अंदर पाए जाते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होते हैं और उन्हीं को हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया कहते हैं। इसलिए इसका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों ही करेक्ट दिए हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा आगे एक्सप्लेन भी कर रखा है, चलिए देखते हैं। तो पहले समझो हिटेरोसिस्ट क्या होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स होती हैं जो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ फिलामेंटस फॉर्म में ही पाई जाती है। अगर आपसे कोई ये कहे कि अगर ये एग्जाम में स्टेटमेंट आती है कि सभी साइनोबैक्टीरिया के अंदर हिटेरोसिस्ट होते हैं तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि फिलामेंटस फॉर्म में ही पाई जाती है, जैसे नोस्टॉक है। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं क्योंकि ये जो ये सेल्स होती है हिटेरोसिस्ट, इनके अंदर लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट रहता है, वहाँ पर ऑक्सीजन कम पाई जाती है। तो ये जो कंडीशन है ना लो ऑक्सीजन की, ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, नाइट्रोजिनेज यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है ना, उसको लो ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, वो ऑक्सीजन सेंसिटिव है। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहेगी तो वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम को लो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। वो लो ऑक्सीजन का कंडीशन उसको हिटेरोसिस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं। इनको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया भी कहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करती हैं सनलाइट का यूज़ करके और कार्बन डाइऑक्साइड को एज देयर कार्बन सोर्स की तरह यूज़ करती हैं। और क्लोरोफिल, जैसे हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल ए पाया जाता है ना, ठीक वैसे ही इनके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक है, और ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं हिटेरोसिस्ट, क्योंकि जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ना उनका मेन काम जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करना है। ठीक है, वो स्पेसिफिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते हैं। तो उनके अंदर हिटेरोसिस्ट का क्या काम है, तो इसलिए हिटेरोसिस्ट कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। और हिटरोट्रोफिक बैक्टीरिया तो आप जानते ही हैं, जो फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, वो खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं करते हैं। ठीक है, और ना ही वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए हिटरोट्रोफिक बैक्टीरिया में भी नहीं पाया जाता है। ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, हिटरोट्रोफिक बैक्टीरिया अपने क्वेश्चन के ऑप्शंस में दिए थे, इसलिए मैंने इनको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ताकि आप समझ पाओ कि चारों ऑप्शंस में से आपका राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, और रीज़न के साथ। और मैंने जो 2024 वाला पेपर है वो 6 लेक्चर्स में कंप्लीट करवाया है। वो 60 क्वेश्चन मैंने 6 लेक्चर्स में कंप्लीट किए हैं, क्योंकि अगर 60 क्वेश्चन हम 60 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं सभी ऑप्शंस को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन थोड़ी ना रिपीट होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट करना है। और जो हम देख लेते कि 60 मिनट में हमने 60 क्वेश्चन कर लिए, वो भाई हम जानते हैं कि उनसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। और मैं खुद का भी ऐसे ही करके हुए चलती हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलती हूँ, कोई जल्दी जल्दी नहीं करती हूँ। इसीलिए मेरा एचटेट वगैरह फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर है। तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगी। ये एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने लिया है, इसमें हिटेरोसिस दिखाया है। ये एनाबिना का ये नोस्टॉक का डायग्राम है और इसमें हमने हिटेरोसिस दिखाए हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम का पार्ट कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है प्री mRNA, सेकंड है 5 टाइप ऑफ SNRNA, थर्ड है नॉन SNRNP स्प्लाइसिंग फैक्टर एंड फोर्थ है राइबोजाइम। तो स्प्लाइसियोसोम का पार्ट कौन सा नहीं है? राइबोजाइम ही नहीं है। आप जानते हैं राइबोजाइम जो होते हैं वो RNA के बने हुए होते हैं, ठीक है। और ये जो बाकी 3 ऊपर दिए गए हैं ये जो हैं स्प्लाइसियोसोम का पार्ट है। अब स्प्लाइसियोसोम क्या होते हैं, क्या उनका कंपोनेंट है, कौन कौन से उनके पार्ट हैं, ये मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो स्प्लाइसियोसोम क्या होते हैं? ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं और ये RNA स्प्लाइसिंग करते हैं, यानी इंट्रोन्स को रिमूव करते हैं। आपने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस अच्छे से पढ़ी होगी, उसमें जो mRNA सिंथेसाइज होता है वो प्री mRNA होता है। उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, जैसे कि इंट्रोन्स को रिमूव किया जाता है, पॉलीएडिनाइलेशन की चेन लगाई जाती है, 5' कैप लगाई जाती है, उसके बाद ही वो मैच्योर mRNA बनता है। तो स्प्लाइसियोसोम क्या करते हैं? इंट्रोन्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, एक्सोन्स की ज्वाइनिंग में हेल्प करते हैं और मैच्योर mRNA की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्री mRNA से मैच्योर mRNA बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये स्प्लाइसियोसोम का काम है। अब यहाँ पे इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। पहला तो है SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, पहला तो कंपोनेंट ये है, और फिर है प्रोटीन्स, ठीक है। SNRNA और प्रोटीन्स ये दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं? स्मॉल न्यूक्लियर राइबोप्रोटीन्स, ठीक है, SNRNPs बनाते हैं। मेन स्नर्प्स, इनको स्नर्प्स भी बोला जाता है, ठीक है। मेन स्नर्प्स कौन से हैं? U1, 2, 4, 5, 6। यहाँ पर आप देख पा रहे कि U3 अब्सेंट है, ठीक है। U3 नहीं होता, सिर्फ 5 टाइप ऑफ स्नर्प्स होते हैं, ठीक है। ये अपने ऑप्शंस में भी गिवन है कि इसका स्प्लाइसियोसोम का मेन कंपोनेंट 5 टाइप ऑफ स्नर्प्स होते हैं, ठीक है। और बाकी ये भी ऑप्शन में था कि नॉन SNRNP प्रोटीन्स यानी स्प्लाइसिंग फैक्टर भी होते हैं। इसमें SF1 है, स्प्लाइसिंग फैक्टर 1 है, U2AF है, U2 ऑक्सिलरी फैक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। SR प्रोटीन्स है, HNRNPs हैं, ठीक है। ये सब स्प्लाइसियोसोम के कंपोनेंट हैं और ये मैंने यहाँ पर इनका थोड़ा थोड़ा फंक्शन भी जो है एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। यहाँ पे भी मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिए ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्वेश्चन ओरिएंटेड ही चलूँगी, सिर्फ क्वेश्चन का ही लेके चलूँगी, ठीक है। सारी प्रोसेस हम एक्सप्लेन करने लग जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप स्प्लाइसिंग की अलग से वीडियो चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगी, कमेंट्स में बता देना, ठीक है। अब राइबोजाइम का एक और ऑप्शन था, ठीक है। उसमें बता रखा है कि राइबोजाइम स्प्लाइसियोसोम का फैक्टर नहीं है, बल्कि ये तो RNA मोलिक्यूल होता है जिसके पास कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है और ये एंजाइम की तरह काम करता है। और ये बाकी सभी राइबोजाइम के जो है एग्जाम्पल दिए हैं, आप पढ़ लेना PDF से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ हेल्दी इंडिविजुअल्स कार्डियक साइकिल। कार्डियक सर्कुलेशन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है, इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम पूछा है। तो हम सभी जानते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होती है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होती है? 70 ml होती है। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है? अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय 1 वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इन 1 कॉन्ट्रैक्शन या फिर इन 1 हार्ट बीट, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक हार्ट बीट के दौरान जितना ब्लड पंप किया जाता है एक वेंट्रिकल के द्वारा, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। और इसकी कितनी वैल्यू होती है? 70 ml। यहाँ पर मैंने हार्ट रेट भी एक्सप्लेन कर दी जो कि है 72 बीट्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में अपना हार्ट कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स, ठीक है। कार्डियक आउटपुट भी मैंने बता दी, यहाँ पे 5 लीटर पर मिनट होता है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Predict if a protein molecule have a sequence of the following amino acid, what may be the sequence of nucleotide in the genetic code of mRNA। यहाँ पर कुछ कोड आंसर में मैथ्योनिन, फिनाइल एलेनिन और सीरिन दिए हैं, ठीक है। मैथ्योनिन, फिनाइल एलेनिन और सीरिन दिए हैं, इसके कोड हमें बताने। तो पहली बहुत बेसिक सी बात, आप मैथ्योनिन आप जानते हैं स्टार्ट कोडोन है, ठीक है। स्टार्ट कोडोन का नाम आते हैं, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि स्टार्ट कोडोन कौन से है, स्टॉप कोडोन कौन से, सिर्फ इसी से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है। मैथ्योनिन स्टार्ट कोडोन है तो AUG है होता है इसका कोड, आप सभी जानते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन तो पहले ही हट गया क्योंकि AUG स्टार्ट कोडोन है, तो पहले 3 में से आंसर आएगा। फिर ये ऑप्शंस देखो,
फर्स्ट में UAG दे रखा है, आप जानते हैं कि UAG स्टॉप कोडोन है, ठीक है, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है, तो पहला ऑप्शन भी गया। अब तीसरा देखो UAA भी स्टॉप कोडोन है, तो तीसरा भी गया। तो आपको अपना आंसर थोड़ी सी बस इतनी अंडरस्टैंडिंग से मिल गया कि कौन सा स्टॉप कोडोन है, कौन सा स्टार्ट कोडोन है, तो आपका ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है स्टार्ट कोडोन कौन से है, स्टॉप कोडोन कौन से है। फिनाइल एलेनिन का यू है, सीरीन के भी मैंने आपको बता दिए हैं, आप PDF से रीड कर लेना, ठीक है। अब 95th है, इन ह्यूमन आई देर आर 3 टाइप ऑफ कोन्स। ह्यूमन आई में 3 तरह की कोन होती है, बिल्कुल सही बात है। विच पोजेस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट, उस सबके पास अपना अपना पिक्यूलियर जो है फोटो पिगमेंट होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। दैट रिस्पॉन्ड टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट, ये भी बिल्कुल सही बात है। अपने ह्यूमन आई में 3 तरह की कोन्स होती हैं, ठीक है, उनके पास रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट्स के जो उसको सेंसिटाइज करता है ना, ऐसा फोटो पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब इसके एक्सप्लेनेशन देखो। When these cones are stimulated equally, a sensation of white light is produced, बिल्कुल सही बात है। जब ये कोन्स है ना इक्वली सेंसिटाइज हो जाती है ना, तो एक वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट एज वेल एज एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है, और हमें यही बताना था कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो अपना ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन आर ट्रू। अब देखो सेंसरी ऑर्गन्स हमारे आई एंड ईयर मेन तो यही है, और इन्हीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आई और ईयर दोनों आपको अच्छे से पढ़ने हैं और इनसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। या आपकी बार आई से आ गया, नेक्स्ट टाइम ईयर से भी आ सकता है, दोनों सेंसरी ऑर्गन आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। ये मैंने स्टेटमेंट में ही इसका जो है आंसर था, तो मैंने ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेन नहीं किया है। तो 96 का देखते हैं। म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू यानी माल्ट आर लोकेटेड इन द, माल्ट कहाँ पर होते हैं, इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यस यहाँ पर होते हैं। इन द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की भी लाइनिंग में पाए जाते हैं। तीसरा है लाइनिंग ऑफ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यस इसकी लाइनिंग में पाए जाते हैं। एंड फोर्थ है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, तो इसका आंसर फोर्थ आ जाएगा कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले देखो माल्ट होते क्या है। म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, इट्स ए पार्ट ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड, इट्स ए पार्ट ऑफ द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के पार्ट होते हैं। एंड लोकेटेड इन द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द बॉडी वेयर पैथोजेंस आर मोस्ट लाइकली टू अकर, तो ये म्यूकोजल लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर पैथोजन मतलब पैथोजन का आना स्वाभाविक है, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा हमें पैथोजेंस का एंट्री हमें देखने को मिल सकती है। ये माल्ट के बारे में बताया है। अब देखो माल्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है। माल्ट फाउंड विद इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसको बाल्ट बोला जाता है। ब्रोंकस एसोसिएटेड जिसको बाल्ट बोला जाता है, ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। टोन्सिल एडिनोइड्स भी इसके एग्जाम्पल हैं। पहला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला ऑप्शन अपना ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल पेयर पैचेस इन द इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं हम। और अपेंडिक्स भी इसी का पार्ट है। और गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, इनको गाल्ट भी बोला जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट या फिर यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं इसको। स्कैटर्ड लिम्फोइड फॉलिकल इन यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव म्यूकोजा, ठीक है। तो ये अपने तीनों ही ऑप्शन अपने ठीक हो गए थे, और अपना आंसर था फोर्थ, जिसमें ये बताया गया था कि सभी ऑप्शंस करेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। और अगर आप ये वीडियो देखने के बाद PDF से साथ के साथ आप अगर रीड कर लेते हो तो आपके ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेटल एज ए कैटालाइटिक कन्वर्टर इन इट ऑटोमोबाइल इज, तो ये ऑप्शन दे रखा है प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम। तो आप जानते हैं ये NCERT की स्टेटमेंट है, और तीनों ही जो है एज ए कैटालाइटिक कन्वर्टर काम करते हैं, ठीक है। तो इसका फोर्थ आ जाएगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो NCERT का है। आई होप आपने ये NCERT बहुत अच्छे से पढ़ी हो, क्योंकि अगर आप किसी भी PGT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो NCERT को तो आप छोड़ोगे नहीं, वो तो आपको बार बार ही रिवाइज़ करनी है।
देखो कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या होते हैं, इट्स ए डिवाइस फिटेड इन द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ व्हीकल टू रिड्यूस हार्मफुल एमिशंस। जैसे बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती है ना, तो उसको लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है व्हीकल से, तो उसको ये कैटालाइटिक कन्वर्टर रिएक्शन वगैरह करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत हार्मफुल है, और उसको लेस हार्मफुल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, और इससे पोल्यूशन कम होता है। ठीक है, इट यूजेज कैटालिस्ट प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। ठीक है, ये आ गया ना अपना, यही तो पूछा था अपने क्वेश्चन में। टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शन दैट कन्वर्ट टॉक्सिक गैसेज इनटू लेस हार्मफुल वंस। ठीक है, ये टॉक्सिक गैसेज होती है ना, जो उनको लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करने का काम करता है, और पोल्यूशन वाले चैप्टर से यही शायद। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक प्लांट का एग्जांपल कौन सा है? पहला ऑप्शन है बैम्बू, सेकंड है सनफ्लावर, थर्ड है पी, और फोर्थ है पियर। देखो पहले पॉलीकार्पिक प्लांट्स होते क्या हैं? जो प्लांट्स बार बार फ्रूटिंग करते हैं, बार बार सीड्स देते हैं हमें, अपनी लाइफ स्पैन में कई बार फ्रूटिंग करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम पॉलीकार्पिक प्लांट कहते हैं। तो बैम्बू आप जानते हो मोनोकार्पिक प्लांट है, क्योंकि ये सिर्फ एक बार ही फ्रूटिंग करता है। ठीक है, सनफ्लावर भी आप जानते हैं एक बार ही हार्वेस्ट किया जाता है, और सनफ्लावर के सीड्स वगैरह। ठीक है, और फिर ये मतलब मर जाता है। ठीक है, ये प्लांट, तो इसको हम मोनोकार्पिक प्लांट कहेंगे। पी भी जो मटर होती है, वो भी अपनी लाइफ स्पैन में सिर्फ सिंगल टाइम ही फ्रूटिंग करती है, उसके बाद ये पौधा भी मर जाता है। लेकिन जो पियर होता है ना, वो उससे हम हर साल जो है फ्रूट्स लेते हैं, और ये पॉलीकार्पिक प्लांट का एग्जांपल है। ठीक है, थोड़ा मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो पॉलीकार्पिक प्लांट होते क्या है? पॉलीकार्पिक प्लांट्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स मल्टीपल टाइम ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन। ठीक है, लिव फॉर मैनी ईयर्स, ये कई साल तक जिंदा रहते हैं, इनको पेरिनिल भी बोला जाता है। प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट रिपीटेडली, बार बार जो है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी, जब ये मैच्योरिटी ये गेन कर लेते हैं, तो उसके बाद बार बार ये फ्रूट्स एंड फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। इसके एग्जाम्पल दिए जैसे मैंगो, गवावा, एप्पल, ऑरेंज। ठीक है, पियर भी इसका ही एग्जाम्पल है। अब देखो मोनोकार्पिक प्लांट क्या होते हैं? इट फ्लावर्स, सेट्स फ्रूट्स, सीड्स ओनली वंस इन द लाइफ टाइम। ठीक है, देन डाइस, उसके बाद ये मर जाता है। एग्जाम्पल क्या है? वीट, कैरेट्स, बैम्बू, ये सभी मोनोकार्पिक प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। एरिल क्या है? इंटेगुमेंट्री आउटग्रोथ। यस, एरिल एक इंटेगुमेंट्री आउटग्रोथ का एग्जाम्पल है। ठीक है, इंटेगुमेंट्री आउटग्रोथ एक ब्रॉड टर्म है, और अगर हम स्पेसिफिक लेके चले तो फ्यूनिकल्स की आउटग्रोथ है ये। ठीक है, परसिस्टेंट न्यूसेलस नहीं, ये ऑप्शन नहीं आएगा। और आउटग्रोथ एट द माइक्रोपाइल, ये भी इसका नहीं आएगा। तो इसके ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इसके आंसर दिए गए हैं कि ये इंटेगुमेंट्री आउटग्रोथ भी इसको बोल सकते हैं, और आउटग्रोथ ऑफ द फ्यूनिकल भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर दिया है। तो पहले देखो एरिल क्या है? इट्स एक्स्ट्रा कवरिंग और आउटग्रोथ दैट डेवलप्स फ्रॉम द फ्यूनिकलस। ठीक है, फ्यूनिकलस से डेवलप होती है, यानी फ्यूनिकल से डेवलप होती है। फ्यूनिकल इज द स्टार्क अटैचिंग द ओव्यूल या फिर सीड टू द ओवरी। जो सीड होता है ना, उसको ओवरी से अटैच करने का काम करते हैं फ्यूनिकल। इट्स एग्जाम्पल ऑफ एरिल। एरिल के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? लीची में जो एडिबल जूसी पोर्शन होता है ना लीची में, वो एरिल का एग्जाम्पल है। पोमग्रेनेट यानी अनार में जो जूसी और रेड एडिबल पार्ट हम देखते हैं, वो भी एरिल है। जो वाइट कलर का होता है ना सीड, जो अनार का बीज हम खाते हैं, उसमें जो वाइट होता है ना नीचे की तरफ, वो तो सीड होता है, और उसके ऊपर जो जूसी पार्ट होता है ना, वो क्या है? वो एरिल का एग्जाम्पल है। फिर ब्लैक पेपर, ये जैसे काली मिर्च होता है ना, आपने देखा होगा काली मिर्च खड़े मसाले में आती है, इसके ऊपर भी एक थिन एरिल पाया जाता है। ठीक है, ये सभी एरिल के एग्जाम्पल हैं। और ये जो ब्रॉडर टर्म है इंटेगुमेंट्री आउटग्रोथ भी कहते हैं इसको। जैसे आउटर कवरिंग ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड इंटेगुमेंट्री आउटग्रोथ। जो एरिल, कैरेंकल, स्ट्रोफियोल्स, ये सभी इंटेगुमेंट्री आउटग्रोथ है। तो इंटेगुमेंट्री आउटग्रोथ एक ब्रॉडर टर्म है, और अगर हम स्पेसिफिकली लेके चलें तो ये फ्यूनिकल से अराइज होती है, जो हम एरिल पढ़ रहे थे। ठीक है, यहाँ पर मैंने परसिस्टेंट न्यूसेलस भी बताया है। ठीक है,
और जो रेजुअल टिश्यू जो हो जाता है ना, ये पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस, इसी को हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप PDF से पढ़ सकते हैं, ये मैंने क्वेश्चन से अलग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, इससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, जो माइक्रोपाइल की आउट ग्रोथ है उसको कैरेंकल बोला जाता है। ठीक है, ये वाटर अब्जॉर्प्शन के जो जर्मिनेशन के टाइम जो सीड एक्टिव होता है, वाटर वगैरह अब्जॉर्ब करता है, तो उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, कैरेंकल का एग्जांपल कैस्टर सीड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस वाला जो चैप्टर है अपना, उससे क्वेश्चन है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी दिया है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। आपने उसमें जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर है ना, बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर दिए हैं, उसमें एक एप्लीकेशन वाला चैप्टर ना, उसमें आप ये टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ट्रिटिकल, ये गेहूं की वैरायटी है जो कि हाइब्रिडाइजेशन से प्रोड्यूस होती है। यही इसका आंसर है, क्योंकि ट्रिटिकल को में हम बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल नहीं कह सकते, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो हाइब्रिडाइजेशन के जो एप्लीकेशन है ना, तो इसका आंसर सेकंड ही आ जाएगा। फिर थर्ड है डेवलपिंग ए DNA वैक्सीन, ये तो है ही, ये तो बायोटेक्नोलॉजी का ही एग्जांपल है। और जीन थेरेपी, ये तो हम उसमें पढ़ते ही हैं, तो ये फोर्थ भी जीन थेरेपी जो है वो भी बायोटेक्नोलॉजी के एग्जांपल है। तो इसका आंसर हम सेकंड लेके चलेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रिटिकल। अब देखो ट्रिटिकल आगे क्या है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ट्रिटिकल क्या है, हाइब्रिड सीरियल ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग व्हीट एंड राई। व्हीट और राई को क्रॉस करके एक हाइब्रिड बनाया जाता है, उसी को हम ट्रिटिकल बोल रहे हैं। ठीक है, इट कंबाइंस द हाई यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ व्हीट विद द हार्डीनेस एंड डिजीज रेजिस्टेंस ऑफ राई। और राई के कुछ जो अच्छे ट्रेट्स हैं उनको लाने के लिए इसको व्हीट के साथ जो है क्रॉस किया जाता है, और हमें ट्रिटिकल मिलता है, जिसका यील्ड यानी जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा है, और ये डिजीज़ रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, क्रॉस बिटवीन व्हीट, जो एक्जाप्लॉइड और डिप्लॉइड का क्रॉस है। ये आपसे ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि व्हीट जो ट्रिटिकल है वो किसका क्रॉस है, तो व्हीट तो हेक्साप्लॉइड है और राई डिप्लॉइड है। ठीक है, एक्जाप्लॉइड और डिप्लॉइड का एग्जांपल है, और ये स्टेराइल है। और ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया कि स्टेरिलिटी इज ओवरकम बाय क्रोमोसोम डबलिंग यूजिंग कोल्चिसिन। कोल्चिसिन का यूज़ करके हम जो है स्टेरिलिटी को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भाई अपने 10 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। वैसे तो मैं और क्वेश्चन भी लेके आई थी आप सबके लिए। ठीक है, लेकिन आज सिर्फ इतना ही रखते हैं। जब बहुत सारे अपने जो व्यूअर्स हैं वो जुड़ जाएंगे तो मैं थोड़ी लंबी वीडियोस भी बना दिया करूँगी, लेकिन अभी बहुत कम देखते हो आप सब। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मैं सभी ईयर्स के जो 2022 के, इसके बाद 2022 के करेंगे, फिर 21 के करेंगे, तो सभी HTET के क्वेश्चन लेके आऊँगी, DSSS के भी लेके आऊँगी, KVS वगैरह भी हम साथ में करेंगे। ठीक है, तो भाई अगर आप इन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जैसे KVS, DSSS, NVS, HTET, CTET, इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए है, और आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो अभी HTET हुआ था वो भी मेरा क्लियर है, लेवल 2 एंड लेवल 3 नेट क्लियर है, CTET भी क्लियर है। ठीक है, DSSS की भी मैं अभी एग्ज़ाम दिया है मैंने, उसका रिज़ल्ट नहीं आया है। तो भाई आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो कि मैं आपको बेटर गाइड कर सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।